ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें मैं आपको मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 पूरी बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 का मतलब हुआ कि पूरा 1.1 से लेकर के 1.4 तक जो आपका प्रथम एक्सरसाइज में जितनी भी दिया हुआ है एक्सरसाइज वो सारा, यानी 1.1 से लेकर के 1.4 तक। और NCERT का मैथ है और मैं बिल्कुल एकदम हिंदी में आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप जारी रखें। एक्सरसाइज 1.1 की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करने के पूर्व हम ये जान लें कि 1.1 में हमें क्या पढ़ना है। यानी 1.1 एक्सरसाइज में हम लोग जो है वो किस चीज़ को पढ़ेंगे, सबसे पहले उसको जान लें, या इसमें कौन कौन चीज़ें जो है वो आपको काम आएंगी। यानी 1.1 के पहले जो उदाहरण वगैरह दिया हुआ है उसमें मुख्य बातें क्या है। तो इसमें एक चीज़ का जिक्र आपको मिलेगा जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी इसको कहा जाता है। तो आप इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोलें या प्रमेय बोलें। तो ये प्रमेय कुछ नहीं है, आपने इससे पहले भी एक चीज़ को पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। मतलब जब आप भाग देते हैं तो यहाँ पर जो हो जाता है इस जगह पर, इसको कहते हैं भाज्य। यहाँ पर जो चीज़ हम लोग लिखते हैं उसको कहते हैं भाजक। यहाँ जो लिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग भागफल, और इस जगह पर जो लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शेष या शेषफल, जो इसको बोलें, इसको ये कहा जाता है। इसको अगर हम A मान लें और इसको अगर हम B मान लें, इसको जो है वो Q मान लें और इसको अगर R मान लें, आमतौर पर ऐसा ही माना जाता है। भाज्य को A, भाजक को B, भागफल को Q और शेषफल को R माना जाता है। तो अब आप अगर इसको लिखिएगा तो कुछ ऐसे लिखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब इसी को आप अगर लिखना चाहिए तो इसके स्थान पर आप A रखिएगा, भाजक के स्थान पर आप B रखिएगा, इसके स्थान पर आप Q रखिएगा और शेषफल के स्थान पर आप R रखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है कि कोई भी संख्या A को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं, जहां R का मान जो है वो 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा और B से छोटा होगा। मतलब हमेशा इससे छोटा जो है वो शेष का मान तो होगा ही और 0 के बराबर में होगा। वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस एक्सरसाइज में जो है वो इस विधि का इस्तेमाल करके आपको SCF निकालना है। तो मैं पहले यहाँ पर भाग विधि के द्वारा बताऊंगा और फिर मैं सामने इसी चीज़ के माध्यम से उस चीज़ को करके आपको दिखाऊंगा। तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। आपको पूर्ण रूपेण समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि 135 और 225 इन दोनों का जो है वो SCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं और इसका SCF निकालते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से निकालते, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, पुराना वाला तरीका अगर हमारे पास होता तो हम इसको इस प्रकार से निकालते। 135 से इसको भाग देते, कितनी बार में? एक ही बार में जाता, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 इसको लिखेंगे और हमारे पास घट करके बच जाएगा कितना? 5 में 5 गया 0 और यहाँ पर बच जाएगा 12 में 3 गया तो 9 और यहाँ पर कुछ नहीं। तो हमारे पास ये वाला पहला स्टेप होता। तो जो पहला स्टेप है उसको भी आप उसी प्रकार से लिखिए। ये देखिए भाजक, ये भागफल, ये शेष, आप इसी को इस प्रकार से लिखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। उसके बाद दूसरा स्टेप आप क्या करते? 135 को वहां से उठा करके यहाँ पर ले आते और फिर इसको आपकी बार इससे देते, एक बार में ही जाता ये और हमारे पास बच जाता 45। तो अब की बार इसको जो है आप मान करके और आप इसको मान करके चलिए कि इस बार हम भाज्य किसको बना दिए हैं? 135 को, यानी यहाँ जो रहता है वो भाज्य बन जाता है। अब की बार हम कितना करेंगे? 90 गुना 1 और जोड़ 45। इसके बाद अब आप क्या करिएगा कि इस 90 को यहाँ पर लाइएगा। इस 90 को अगर आप यहाँ पर लाइएगा तो 2 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो इस बार आप क्या करिएगा? इस 90 को यहाँ पर ले आइएगा और इसको अगर हम 2 बार में करेंगे तो ये कट जाएगा और शेष हमारा जो है वो 0 आ जाएगा।
तो फाइनली हमारा जो HCF होगा वो यही हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 45। इस प्रकार से आप इधर रफ में जो है वो इस तरीके को निकालते जाइएगा और यहाँ पर आप लिखते जाइएगा, तो आपका जो है वो बिल्कुल बन जाएगा और आपका HCF उतना आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं नेक्स्ट पेज में। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसको पहले लिखा हुआ इसको बाद में लिखा, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो बड़ी संख्या होगी उसी को जो है वो भाज्य बनाया जाएगा, मतलब 38,220। 38,220 हो गया। इसके बराबर में हम लिखेंगे यहाँ पर तो 196 गुना 195, तब ये सीधा सीधी जीरो आ जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर आप 38,220 को अगर आप निकालना चाहेंगे इसका और 196 से अगर इसको भाग देंगे तो ऐसे ये 195 बार में सीधा सीधी कट जाएगा। आप इसको एक एक करके भी कटा सकते हैं, लेकिन चूंकि जब हम HCF निकालते हैं तो वहाँ पर एक एक करके ना कटा करके हमको एक ही बार में देना होगा, तो इसको सीधा अगर गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट जो है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं 196, क्योंकि HCF में यही वाला आंसर होता है। HCF में ये वाला आंसर होता है, जो लास्ट डिविजर जो होता है, जिससे लास्ट भाग लगता है, वही वाला जो इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर जो है वो 196 गुना 195, तो ये जीरो हो जाएगा और फाइनली हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा जिसने उसको विभाजित किया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे HCF इज इक्वल टू 196। इसमें हो सकता है कि ये वाला अगर आप ऐसे कैलकुलेट करना चाहेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको परेशानी हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन 867 और 255। तो 867 और 255 में 867 बड़ा है, तो हम 867 को यहाँ पर लिखेंगे और 255 को कितनी बार गुना करें, तो इसको हम रफ में इधर करते जाएंगे। 255 से इसको देंगे तो मेरे ख्याल से ये 3 बार में चल जाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं 3 बार में कितनी आता है। ये 3 बार में चल जाना चाहिए। 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूना 6, 1 7, 765 आता है। 4 बार में नहीं जाएगा। 7 में 5 गया तो 2, 6 में 6 गया 0, इसमें गया तो 1, तो हमारे पास बच गया 102। अगर 102 बच गया तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो 255 गुना 3 और जोड़ 102, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। सेम यहाँ हमने कर लिया। अब की बार इसको हम बनाएंगे भाज्य। तो अब की बार हम 255 को बना दिए भाज्य और 102 है भाजक। तो 102 गुना 2 तो हो जाएगा 204। तब हमारे पास बचेगा 51, तो हम इसको भी लिख देते हैं। इसके बाद 102 को हम भाज्य बनाएंगे तो हो जाएगा 51 गुना 2 जोड़ 0। आप देख सकते हैं 51 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो सीधा सीधी हमारे पास 102 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो हमारा HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 51। तो इस तरीके से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाइएगा। आप इसको रफ में कीजिएगा, ये सामने नहीं करना है आपको, और इधर आप इसी प्रकार से बनाते जाइएगा। तो इस प्रकार से जो है आप HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। अब चलते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन पर, जिसमें कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको लिखना शुरू करते हैं। हम कोई एक संख्या मानते हैं, माना a कोई धनात्मक संख्या है। ये विषम नहीं है, हम केवल धनात्मक संख्या मान रहे हैं। माना a कोई धनात्मक संख्या है। हाँ, केवल हम धनात्मक मानेंगे, विषम नहीं मानेंगे। हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि विषम संख्या इसी रूप का होता है। तो अगर a कोई धनात्मक संख्या है तो इसको हम bq + r के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे b बराबर 6, आप देख सकते हैं bq + r, मतलब वही जो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का तरीका बताया था, bq + r। तो आप देख सकते हैं bq यहाँ है 6q
प्लस आर के जगह पर जो हो। यहाँ अगर 6 है तो आर का मान कितना होगा, 0 से लेकर के 5 तक होगा आर का मान। तो बी के स्थान पर जो है वो 6 है, इसीलिए आर का मान जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो यानी कि अर्थात आर का मान हो सकता है 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, यही मान हो सकता है। अर्थात a बराबर जो होगा वो 6q + 0 होगा या 6q + 1 होगा या 6q + 2 होगा या 6q + 3 होगा या 6q + 4 होगा या 6q + 5 होगा। मतलब इन्हीं में से किसी एक रूप में आपको 6q देखने को आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इसमें से जितनी भी संख्याएं हैं, हम इसको एक बार अगर देखें तो इसमें से ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये तीनों संख्या जो है वो सम होगा। यहाँ 6q + 2 तथा 6q + 4 तीनों सम संख्याएं होंगी क्योंकि ये तीनों 2 से पूरी तरह विभाज्य है। देखिए ये सारी संख्याओं को आप अगर देखेंगे तो 6q में से 2 से तो ये भाग लगेगा ही। कोई भी सम संख्या के साथ अगर ये गुना रहेगा और तो फिर वो पूरी भाग लगेगा, ये भी भाग लगेगा, ये भी भाग लगेगा। तो हम लिख सकेंगे अर्थात कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। क्योंकि ये सब जो है ये सब 2 से पूरी भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एक एक जो विषम संख्याएं जुड़ी हुई हैं जिसके कारण से वो सब जो है वो भाग नहीं लगेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 + 6q या फिर 6q + 5 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा आपको मैंने रफ बनाया था, तो आपको ये नहीं उतारना है, ये सारी चीज़ों को आपको लिख लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, इस 616 और 32 इन दोनों का SCF निकाल देना है। तो 616 और 32 का HCF, तो 616 और 32 में अगर हम देखें तो 616 बड़ा है 32 से। अगर आपको बड़ा और छोटा में प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको बता दूं कि जिधर मुंह बड़ा, इधर मुंह खुला है, जिधर खुला रहता है मुंह उधर बड़ा होता है, और जिधर मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है। तो अगर 616 और 32 में देखें तो 616 जो है वो बड़ा है और 32 जो है वो छोटा है। तो हम इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही SCF निकालेंगे। तो 616 बराबर हम लिखेंगे 32 से कितनी बार में इसको गुना करें ताकि उतना दूर तक हम पहुंच जाएं। तो इसको आप फटाफट जो है वो थोड़ा सा गुना कर लीजिए। अगर आप इसको 19 बार में शायद ये जाएगा, तो 32 गुना हम 19 कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28 और ये हो जाएगा 32। तो 8, 8 2 10 के 0, 3 2 5 1 6, यानी 608 आ जाएगा। 32 गुना 19 करेंगे तो 608 आएगा, तो शेष बच जाएगा 8। अब की बार इस 32 को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। अगर 32 को लेकर के आएंगे तो शेष रहेगा उससे भाग देना होगा। तो 8 गुना 4 + 0, तो यहाँ पर जो SCF निकला वो 8 निकला इन दोनों का। तो वही पूछ रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 हो गया ये आंसर।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का ही है। तो इसमें लेकिन कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको बताना है कि कोई भी जो है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, जहां पर m जो है कोई एक पूर्णांक है। तो इसमें भी ठीक हम उसी प्रकार से बनाएंगे। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें भी हम वैसा ही मानेंगे कि a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है और एक a बराबर यहाँ पर जो है, तथा b इक्वल टू यहाँ पर 3 होगा। आप देख सकते हैं 3m ऐसे करके लिखा हुआ है। इसीलिए r बराबर 0 या 1 या 2, मतलब r का मान या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा। तो इस आधार पर इसीलिए a बराबर या तो a बराबर हो जाएगा 3q + 0 या 3q + 1 या 3q + 2। मतलब अगर a हमने धनात्मक पूर्णांक माना हुआ है और b अगर 3 है तो r का मान 0 1 2 होगा। तो a बराबर हम 3q + 0 लिखेंगे या 3q + 1 लिखेंगे या 3q + 2 लिखेंगे। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे कि इसका अगर स्क्वायर कर दें, तो अगर वर्ग कर दें तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, मतलब ये 9q² हो जाएगा। इसके बाद इसका भी अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर में a² + b², मतलब एक का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही रहेगा, प्लस 2ab मतलब 6q हो जाएगा। और अगर इसका भी हम स्क्वायर कर दें तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, 2 दूनी 4 तिया 12q। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं कि a² बराबर जो है यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब हम इसको जो है वो इस रूप में लाने की कोशिश करेंगे 3m या 3m+1 के रूप में। अब आप देखिए इसको, हम इसको लिख देंगे 3 × 3q²। यहाँ पर हम इसमें से हम 3 इन दोनों को एक साथ लिखेंगे 9q² और 6q, इसको हम एक स्थान पर लिखेंगे और 1 को इधर बाद में लिखेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 9q² को लिखेंगे और उसके बाद जो है ये 12q को लिखेंगे। उसके बाद हम इसको 4 को हम लिख देंगे 3 + 1। अब हम आपको और भी आगे दिखा दे रहे हैं, बट थोड़ा सा आपको देखने में अगर पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर देते हैं। a² बराबर, अब यहाँ से हम लिखेंगे a² बराबर, इसको अभी रहने देते हैं 3 × 3q²। इसको हम क्या करें कि यहाँ पर हम कर देंगे, इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा 3q² और ये बचेगा 2q और प्लस 1। और यहाँ पर हम लिखेंगे 3 को कॉमन करके 3q² + 4q + 1 और उसके बाद 1, मतलब इन तीनों में से हमने 3 को कॉमन किया, यहाँ पर इन दोनों में से हमने 3 को कॉमन किया। तो आप देखिए इन दोनों में अगर आप 3 को कॉमन करते हैं तो 3q² और यहाँ पर बचेगा 2q, और यहाँ पर अगर आप 3 को कॉमन करते हैं तो 3q² और ये बचेगा 4q और ये यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस 1 हम लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अर्थात a² बराबर 3 × 3q² और इसको हम लिख देंगे 3 × m, जहाँ m बराबर 3q²। इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिए। फिर से लिखेंगे a बराबर इतना, पुनः a² बराबर 3 × 3q² + 2q + 1 और पुनः हम इसको लिख देंगे 3 और इसके स्थान पर हम लिखेंगे m और यहाँ पर +1 और लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q² + 2q। और तीसरा वाला में भी उसी प्रकार से लिखेंगे, पुनः a² बराबर
3 × 3 प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको 3 × और इसके स्थान पर हम बैठा देंगे m। तो हम यहाँ पर बैठा देते हैं m और प्लस 1, जहाँ पर m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। यहाँ पर m कोई भी एक पूर्णांक है। आप देखिए यहाँ पर m का मान अलग अलग भले ही है, लेकिन चूंकि m को हमने एक पूर्णांक माना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि कोई भी एक पूर्णांक m के लिए, तो यहाँ पर m कोई सा भी पूर्णांक है, इसके जगह पर कोई सा भी मान हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि बोला गया है कि m का मान 5 है 6 है, ये नहीं कहा गया, कोई सा भी पूर्णांक हो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि a² का मान यहाँ 3m आया, यहाँ 3m प्लस 1 आया और यहाँ पर भी 3m प्लस 1 आया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अर्थात कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मतलब वो हमेशा इसी रूप में आएगा, या तो 3m के रूप में या फिर 3m प्लस 1 के रूप में, इसी रूप में वो हमेशा आएगा। तो इसी प्रकार से आप जो है वो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछला वाला जो था वो था वर्ग, इस बार पूछा जा रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो इस रूप का होता है, या तो 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का। तो पुनः हमको उसी प्रकार से घन करना है और फिर सबका जो है वो क्यूब करके और हमें देखना है कि ये किस रूप का होता है, और ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर हम लेंगे 3, और b बराबर अगर हम 3 मानेंगे तो r का मान जो होगा, इसीलिए r बराबर 0 या 1 या 2, यही तीनों होगा। तो यहाँ से हम a बराबर लिख सकते हैं, a बराबर जो होता है फॉर्मूला bq प्लस r, मतलब b के स्थान पर 3, q के स्थान पर q रहेगा और r के स्थान पर एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 मतलब अगर इसका क्यूब करेंगे तो इसके ऊपर क्यूब हो जाएगा और फिर हो जाएगा ये 27 q क्यूब। हमको देखना है कि क्या ये इस रूप में आता है, तो हम देख लेते हैं a क्यूब इज इक्वल टू, इसमें से 9 को हम कॉमन अगर निकाल लें तो बचेगा 3q क्यूब। तो हम यहाँ से आराम से इसको लिख सकते हैं 9m के रूप में, इसके स्थान पर, जहाँ m बराबर 3q क्यूब। पुनः हम अब की बार शेष 1 रख करके देखते हैं। पुनः a बराबर 3q प्लस 1, पहले रखा हमने 3q प्लस 0, पहला वाला शेष, अब की बार रखते हैं हम 1 को। अब की बार पुनः फिर से हम यहाँ पर क्यूब करेंगे दोनों तरफ में, और इसको a प्लस b के होल क्यूब में हम तोड़ेंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3ab इंटू a प्लस b, यहाँ पॉइंट जो दे रहे हैं इसका मतलब गुना हुआ। अब इसको क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 27q क्यूब, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9 क्यूब, और इससे अंदर भी गुना कर देंगे तो 9 तिया 27q स्क्वायर, और जब इससे इसको गुना करेंगे तो 9q, बस इतना ही हो जाएगा। अब इसमें को हम थोड़ा सा सजा करके लिखेंगे, इस 1 को केवल उधर बाद में कर देंगे, तो 27q क्यूब, उसके बाद 27q स्क्वायर, और उसके बाद ये 9q और ये प्लस 1 जो है उसको लास्ट में लिखेंगे, और फिर देखेंगे क्या इसमें से 9 कॉमन हो रहा है, तो 9 आसानी से कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो बचेगा 3q क्यूब। फिर यहाँ पर बचेगा 9 तिया 27 यानी 3q स्क्वायर, और इसमें से 9 को अगर कॉमन कर लें केवल q बचेगा और प्लस 1। तो आप देख सकते हैं इसके स्थान पर हम m लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख देंगे a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, जहाँ m के स्थान पर हमने इन चीज़ों को लिखा, जहाँ m के जगह पर जो है वो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q होगा।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये 9m और 9m+1 के रूप का आ चुका है। अब एक और लेंगे इसको, शेषफल जब 2 रहे तो उस समय देखते हैं कि ये 8 के रूप का आता है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a = 3q + r के जगह पर 2, पुनः हम क्यूब करेंगे दोनों साइड में, तो इस पर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसको a³ ये वाला हो जाएगा 3 का अगर स्क्वायर, इसको a + b के होल स्क्वायर में अगर कर दें तो 27q³ a³ + b³ + 3ab × a + b। यहाँ से अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 27q³ का हो जाएगा। हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे, ये हो जाएगा 8, इसको करेंगे 3 × 9 = 18 और अंदर में भी गुना कर देंगे तो 18 × 54q² और फिर 3 × 9 = 18 × 2 = 36q। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो a³ और यहाँ से हो जाएगा 27q³ + 54q² + 36q और +8। देख सकते हैं लास्ट में 8 आ चुका है। अब इसमें से हम 9 को कॉमन करेंगे तो जाएगा 9 × 3 = 27 यानी q³ 3q³ और ये हो जाएगा 9 × 6 = 54 6q² और ये हो जाएगा 9 × 4 = 36 और +8। तो a³ = हो जाएगा 9 और इसके स्थान पर हम m रख देंगे +8, जहाँ m = 3q³ + 6q² + 4q। बस हो गया। इस प्रकार से हम लोग जो है वो इसे बना सकते हैं। तो अब हम लिख देंगे, अर्थात कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हालांकि ये बच्चों के लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि इसके स्थान पर हमने m कैसे रख दिया। अगर देखिए, अगर आपको ज़्यादा इसमें समझ में नहीं आता है तो इस 3 क्वेश्चन के लिए आप अपना दिमाग ज़्यादा मत खपाइए, बस ये आप 3 क्वेश्चन को याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ m कोई पूर्णांक है और इसको भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी पूर्णांक ही आएगा, इसीलिए इसके स्थान पर हमने m रखा हुआ है। वहाँ पर इससे पहले जो है वो इसके स्थान पर हमने m की जगह पर ये वाला हमने रखा, इसके स्थान पर हमने m रखा। तो आप बोलेंगे कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर m पूर्णांक है, यहाँ भी ये इसको सॉल्व करेंगे पूर्णांक ही आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे कोई पूर्णांक ही आएगा, इसलिए वहाँ पर हम m रख रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने देखा है कि 95% स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप इन क्वेश्चंस को याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ ही जाता है इन 3 क्वेश्चंस में से। तो आप इसे याद कर लें अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। अब हम लोग चलेंगे 1.2 के ऊपर, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि 1.2 में क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे काम में आ सकती है, हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए अभाज्य गुणनखंडन के बारे में। अभाज्य गुणनखंडन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या 1 से और स्वयं से भाग लगे, किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। मतलब एक ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से ही केवल पूरा पूरी भाग लगे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, और अन्य संख्याओं से भाग ना लगे। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9 जो है वो भाज्य संख्या है, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब जो है वो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंडन करना का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर आपको बोल दे कि आप जो है वो 24 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, तो आप 24 लीजिएगा और इसको इन सभी संख्याओं से एक एक करके भाग दीजिए जिससे जाता है भाग, और फिर इसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। मतलब अभाज्य संख्याओं से इसको भाग देना है। तो आप 2 से दे सकते हैं या 3 से दे सकते हैं, दोनों से चाहेगा, 5 से तो ये नहीं जाएगा। तो पहले हम 2 से दे देते हैं, 2 से देंगे तो ये 12, फिर 2 से देंगे तो 6, फिर 2 से देंगे तो 3। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3। लास्ट में जब 1 आ गया तो ये सारी संख्याओं को हम इसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन। तो आपको अभाज्य गुणनखंडन के बारे में पता होना चाहिए।
एलसीएम और एचसीएफ निकालने की जानकारी होना चाहिए इस विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं वहाँ पर क्वेश्चन ही बनाऊंगा, वहाँ मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको निकालना है। और इसके अलावे आपको थोड़ा सा ये एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो संख्या है ए बी और इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं और इन दोनों का हम एचसीएफ भी निकालते हैं, मतलब इन दोनों का हम एचसीएफ भी निकाल देते हैं और इन दोनों का एलसीएम भी हम निकाल देते हैं, तो दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी एलसीएम ऑफ ए बी एचसीएफ ऑफ ए बी दोनों का गुणनफल ए और बी के गुणनफल के बराबर होगा। इसी को हो सकता है कि ऐसे भी लिखा जाता है कि एलसीएम ऑफ इन दोनों नंबर और एचसीएफ ऑफ इन दोनों नंबर इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और यहाँ पर दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 140 लेंगे और 140 को हम फटाफट जो है वो ऐसे इसको भाग दे देंगे, तो 70 फिर 2 से देंगे तो 35, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, 5 सते 35, अब 7 से जाएगा, और फाइनली हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 2 2 5 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 5 और 7। दूसरा 156 को हम क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से लेंगे। 156 को इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 सते 14, 2 8 16, फिर इसको 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 नाम 18, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, अब 13 से ही जाएगा डायरेक्ट, तो हम इसको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको इस सबको अगर आप गुना कीजिएगा तो फिर आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं 38 25 को अगर हम करेंगे तो 5 से, फिर 5 से, अब इसको देखते हैं कि ये कितना से जाएगा। 153 को एक बार ट्राई कर लेते हैं। 153 17 से जा सकता है शायद, नहीं 3 से भी जा सकता है। 5 1 6 और 3 9 हो जा रहा है, तो 5 तिया 15, सॉरी 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 एकम 3 और फिर 3 से देंगे तो 17 और फिर लास्ट में 17 से देना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। आप लिखते वक्त तो छोटी संख्याओं को पहले लिखिएगा तो थोड़ा ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी डायरेक्ट आप लिख दें। अब हमारे पास दो संख्या बची 5005 और 7429, तो इन दोनों को भी देख लेते हैं। 5005 और 7429, 5005 और 7429, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये 5005 को हम 5 से भाग देंगे, 0 0 फिर 1। अब जो है इसको देंगे, ये कितना से चल जाएगा, 7 से शायद चल जाना चाहिए। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, उसके बाद 3, 7 चौक 28, 7 से ये चला जाएगा। 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28, 7 तिया 21। उसके बाद पुनः जो है आप इसको 11 से दीजिए, क्योंकि 3 1 4 और 4 हो जा रहा है। अब इसको 13 से आप दे दीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसी प्रकार से आप 74 29 को अगर डिवाइड करते हैं तो 74 29 को ऐसे डिवाइड कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ये सब 2 3 5 7 से नहीं जा रहा है। 17 से ट्राई करेंगे। 17 से अगर ट्राई करते हैं तो ये हो जाएगा 17 चौका 68, बचेगा 6, 17 तिया 51, बचेगा 11, 17 7 19। अब ये कितना से जाएगा, 19 से देखते हैं। 19 दूना 38, उसके बाद 38 5 बनेगा और 57। अब की बार 23 से देना होगा। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 17 19 23, 17
19 और 23। इस प्रकार से आप 1 नंबर वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। मैंने जो अभी बताया था एचसीएफ ऑफ ए बी एलसीएम ऑफ ए बी, दोनों का गुणनफल जो है वो ए गुना बी के बराबर होता है। वो चीज़ आपको जांच भी करना है यहाँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। और एलसीएम एचसीएफ जो निकालना है वो इसी विधि से निकालना है, मतलब अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से कैसे निकलता है वो आप देख लीजिए। 26 को हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, आप रफ में कर लीजिएगा, मैं इसे ऐसे ही कर लेता हूँ। और 91 का भी हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसका गुणनखंडन करेंगे। तो 7 गुना 13। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से HCF जो आएगा वो 13 और LCM जो आएगा वो, देखिए HCF उसको कहते हैं जो दोनों में मिल जाए। तो दोनों में क्या मिला, 13, तो HCF हो गया 13। और LCM उसको कहते हैं जो मिला और जो नहीं मिला। तो इस प्रकार से LCM जो इसका हो जाएगा वो इन तीनों को गुना करके हम लिख देंगे। तो इन तीनों को अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 182। अब हमको यहाँ पर इस चीज़ की जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को लेंगे। ये चीज़ आप जो है वो कॉपी के दूसरे नीचे इधर कीजिएगा, मेरे पास नीचे जगह नहीं है। तो LHS में क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्या को हम गुना करेंगे। 26 गुना 91, तो ये कितना हो जाता है आपको ये लिखना है। तो इन दोनों को अगर हम गुना करें तो हो जाता है 2 3 6 6। ये मैंने पहले ही गुना करके रखा हुआ है, आप इसे गुना कर लें, ताकि मैंने आपका समय बचाने के लिए ऐसा किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, LCM ऑफ 26 91, यानी 26 91 का LCM और गुना HCF ऑफ 26 91, इन दोनों को गुना करते हैं। मतलब हम 182 को गुना करेंगे 13 से, तो ये भी आ जाता है 2366। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम दोनों को गुना कर, दोनों को अगर देखें, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये वाला है RHS, सॉरी मैंने यहाँ पर RHS नहीं लिखा। RHS में इन दोनों का गुणनफल है, तो ये दोनों बराबर हो जा रहा है, लिख देंगे। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। ये जो है ये बिल्कुल सही है, सत्यापित है। आप देख सकते हैं कि हमने जब LHS को लिया था, दो संख्याओं का गुणनफल ये वाला, और फिर इन दोनों को लिया RHS को, तो आप देख सकते हैं इसमें भी उतना ही आया, इसमें भी उतना ही आया। इसमें और भी एक क्वेश्चन है 510 और 92, तो आप उसको बनाते हैं। 510 और 92। इसके अलावा एक अन्य भी क्वेश्चन है 336 और 54, तो उसे भी बनाएंगे। तो उसे भी लिख देते हैं 336 और 54, और एक एक करके दोनों को बनाते हैं। पहले इस क्वेश्चन को बना लेते हैं 510 और 92 को। तो हम लिखेंगे 510 बराबर, और 510 का हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो मैंने सब ऑलरेडी करके रखा हुआ है, मैं उतना आपको यहाँ पर करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, अगर आप इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 92 का अगर आप करते हैं तो 2 गुना 23। अब यहाँ पर आप जो है वो ये चीज़ देखिए कि इन दोनों में क्या मिल रहा है, केवल एक दो मिल रहा है, मतलब केवल यही वाला मिल रहा है, बाकी कोई नहीं मिल रहा है। तो HCF वही होता है जो मिल जाए। तो HCF इसका क्या हो गया 2। LCM क्या हुआ, जो मिला और इसके अलावे जो नहीं मिला। तो कौन कौन नहीं मिला, ये 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 नहीं मिला। तो जो जो नहीं मिला उन सबों को लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सबों को अगर हम गुना कर देंगे तो ये गुना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 23,460 हो जाएगा, 23,460। आप इसे रफ में जो है वो गुना कर लीजिएगा। अब हम इसको सत्यापित करते हैं। HCF इतना आया, LCM इतना आया। अब इसको हम सत्यापित करते हैं।
यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यापन। तो सत्यापन हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम LHS को लेंगे। LHS मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर हम दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो हो जाएगा 510 गुना 92। 510 गुना अगर 92 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कुल मिलाकर के 46,920। और हम क्या करते हैं कि अब हम RHS को लेंगे। RHS में क्या है, LCM और SCF का गुणनफल। तो अगर हम इसको लें तो SCF आया है 2, LCM आया है 23,460 और इन दोनों को अगर हम गुना कर दें तो फिर हो जाएगा 46,920। तो आप देख सकते हैं कि LHS बराबर RHS हो रहा है, सत्यापित। इसी प्रकार से तीसरा वाला क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिएगा। मैं यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन भी जल्दबाजी में सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको तरीका पता चल चुका है। मैं सिर्फ आपको बना करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ। 336 को हम अगर अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। आप इसे अभाज्य गुणनखंडन कर लें। 54 को अगर हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 54 का आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। आप देख सकते हैं कि ये वाला 2 मिला और एक 3 मिला, इतनी संख्याएं जो है वो मिली। तो SCF उसी चीज़ को कहते हैं जो मिल जाता है। तो मिला कौन कौन, 2 और 3 यानी 6, 2 तिया 6। जो नहीं मिला वो कौन कौन, एक तो जो मिला पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो नहीं मिला, 3 को 2 नहीं मिला, 2 3 नहीं मिला, और इसके अलावे एक 7 भी नहीं मिला। मतलब अब जो है ये कितना हो जाएगा, अगर सबको हम गुना कर दें तो आप इसको गुना कर लीजिएगा। मैं इसे लिख देता हूँ 30 24। अगर आप ये गुना करते हैं तो इतना आ जाएगा। अब फिर इसको सत्यापन करेंगे हम। यहाँ पर सत्यापन में हम सबसे पहले LHS वाला को लिखेंगे, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 336 गुना 54 अगर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 18,144। और उसके बाद अब हम SCF और LCM का अगर गुणनफल कर दें तो SCF हो गया 6 और ये हो जाएगा 30 24। अगर इसको भी गुना कर देंगे तो 18,144। तो हम लिख सकते हैं फाइनली LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से जो है आप यहां पर बना सकते हैं। अगला कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा पूर्णांकों का SCF और LCM ज्ञात कीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो इसे भी देखते हैं। सबसे पहले 12, उसके बाद 15, उसके बाद 21, इन तीनों संख्याओं का SCF LCM निकालना है। तो बहुत ही अच्छा है। इसे सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंडन करें और अच्छा रहेगा कि पावर के रूप में लिख दें। तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पर पावर 2 गुना 3। इसको हम लिख देंगे 3 गुना 5 यानी 3 गुना 5। और इसको लिख देंगे 3 गुना 7 यानी ये भी हो जाएगा 3 गुना 7, दोनों के ऊपर पावर 1 1, इन सबों के ऊपर पावर 1 1। अब अगर SCF आपको निकालना है तो जो सब में कॉमन हो रहा है उसी चीज़ को लिखना है। तो आप देख सकते हैं 3 पर पावर 1 सब में है कम से कम, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। LCM जो होगा जो सब में मिल रहा है, जैसे 3 सब में मिला, 2 पर पावर 2 सब में नहीं मिला, 5 और 7 सब में नहीं मिला। तो इन सबों को अगर हम गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 420। इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। इसी प्रकार से 17, 23 और 29 इसका बोला जा रहा है। तो इसको 1 गुना 17 कर दीजिए, 1 गुना 23 कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी जो है वो डिविजिबल नहीं है।
तो HCF क्या होगा, एक कम से कम सब में मिल रहा है। वैसे भी अगर कुछ ना मिले तो आप समझ लीजिए उसका HCF 1 है। और LCM का मतलब हुआ कि तीनों को आप गुना कर दीजिए, एक को लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। LCM जो हो जाएगा वो 11, 3, 3, 9, आप इसे गुना करके लिख दीजिएगा। अब जो है वो 8, 9 और 25। अब इन तीनों को देख लेते हैं। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। 2 को 4 बार, 3 को 2 बार और 5 को 2 बार। कुछ भी तीनों में नहीं मिल रहा है, तो एक तो आगे में लिखना पड़ेगा सबके, क्योंकि जब कुछ नहीं मिल रहा है तो HCF बराबर 1। LCM जो है वो सबको आप सीधा सीधी गुना कर दीजिए, इसको क्या गुना करना, सीधा सीधी यही गुना कर दीजिए, क्योंकि मिलना तो कुछ नहीं है। तो 8, 9 और ये 25 को अगर हम गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800। तो फाइनली जो हमारे पास आ जाएगा वो इतना हो जाएगा हमारा LCM। तो इस प्रकार से हम 3 नंबर के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 306 गुना 657 बराबर HCF जो है वो 9 दिया हुआ है, LCM नहीं पता। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा सा 306 गुना 657 करते हैं, और LCM और ये 9 जो बराबर के इस पार में है, जिसको जब उस पार में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चल जाएगा, यानी भाग में चल जाएगा। फिर 9 से यहाँ जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे। तो इसको देख लेते हैं, 6, 5, 11, 7, 18, ये 9 से कट जाएगा, तो 9 से इसको कटा देते हैं। 9, 6, 54, 9, 7, 63, 9, 3, 27। तो LCM जो होगा वो 306 गुना 73, यानी LCM जो हमारा होगा वो इन दोनों को गुना करके हम लिख देंगे, जितना होगा उतना हमारा LCM होगा। तो हम इन दोनों को गुना करके रखे हुए हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो 22, 33, 8 इतना होगा। तो इस प्रकार से जो है आप इसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 5वां नंबर में पूछा है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। मतलब 6 पर अगर हम कोई भी पावर रखें तो क्या वो 0 पर समाप्त होगा, देख लेते हैं। 6 पर पावर अगर 2 रखते हैं तो 6 के 36, 6 पर पावर अगर 3 रखते हैं तो 6 के 36 और फिर 36, 216। मतलब 6 अगर हम कोई भी पावर रखें तो इसका जो अंतिम होगा वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर रहे तो उसका मान 1 होता है, ठीक ना। तो आप कोई भी मान अगर n का रखेंगे, और वैसे भी n यहाँ प्राकृत संख्या रखने के लिए कहा गया है, पूर्ण संख्या रखने के लिए कहा ही नहीं गया है, मतलब ये होगा ही नहीं। 6 पर पावर 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखें तो कोई भी मान अगर रखेंगे तो अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 टू दी पावर n में n का मान कोई भी प्राकृत संख्या लेने पर, कोई भी प्राकृत संख्या लेने पर 0 अंक पर समाप्त नहीं होगा। तो कोई ऐसा मान ही नहीं है जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि 0 पर वो समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा होगा ही नहीं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है और पूछा जा रहा है इन दोनों क्वेश्चंस में कि बताइए ये दोनों भाज्य संख्या क्यों हैं। तो आइए देखते हैं कि ये भाज्य संख्या क्यों है। 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें से हम 13 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7 गुना 11 और यहाँ पर बचेगा 1। तो 13 गुना ये 11 7 77 और 1 78। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 गुना, और इसको लिख देंगे 6 गुना 13,
13 78। तो आप देख सकते हैं ये जो भी संख्या है ये 13 से और 6 से दोनों से विभाज्य है। तो अगर कोई संख्या 1 से और स्वयं से विभाज्य होता है तो वो भाज्य कहलाता है, लेकिन ये इन दोनों के अलावे 13 से भी विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये भाज्य संख्या है। अर्थात दी गई संख्या 1 एवं स्वयं के अलावे 13 और 6 से भी विभाज्य है, अर्थात यह भाज्य संख्या है। मैंने पहले ही बताया हुआ था चैप्टर को शुरू करने से पहले कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो 1 से और स्वयं से भाग लगे, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि 13 और 6 से भी भाग लग रहा है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार से हम इसको भी बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन करेंगे तो 7 42 42 और दूना 84 गुना 4 और 3, ये कितना हो जाता है टोटल, हम गुना करके एक बार देख लेते हैं। मतलब एक बार हम ऐसे ही लिख देते हैं 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ पर बचेगा 1 क्योंकि 5 को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से भी 5 गायब और यहाँ से भी 5 गायब। तो 5 गुना, अगर इन सबों को हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 1008 और उसके बाद 1, तो 5 गुना 1009। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये 5 से भी विभाजित है और इससे भी विभाजित है। तो हम लिखेंगे दी गई संख्या 1 और स्वयं के अलावे 5 और 1009 से 1009 से विभाजित है, अर्थात यह भाज्य है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन बनाने के लिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और मैदान में चक्कर लगाने के लिए 12 मिनट और 18 मिनट का समय लगता है। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट का समय लगता है। एक ही स्थान से दोनों चलना प्रारंभ करता है, तो फिर कितने समय के बाद वे लोग प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो हम लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम। तो 18 का हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 और 12 का लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। और उसके बाद जो मिलेगा, जैसे ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो एलसीएम बराबर हम लिखेंगे जो मिला और जो नहीं मिला। तो कुल मिलाकर के 2 3 6 2 12 3 36। तो हम बोलेंगे कि 36 मिनट के बाद जो है वो दोनों पुनः उस स्थान पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 1.2 चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे 1.3 को, लेकिन उससे पहले उसमें क्या क्या हमको जानना है वो पहले देख लेते हैं। नमस्कार। 1.3 एक्सरसाइज को जानने से पहले हमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं होगा, बस हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच के डिफरेंस को थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसमें जो है वो Q के स्थान पर कभी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में कभी 0 नहीं होना चाहिए। और इसके अलावे परिमेय संख्या में P और Q इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ मतलब गुणनखंड 1 होना चाहिए, मतलब ये किसी से कटे नहीं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अगर आपके पास मान लीजिए 4/8 है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, जब इसको हम कटा देंगे अब ये कटने योग्य नहीं होगा, तब ये परिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या का उदाहरण भी मैंने आपको बताया हुआ था कई सारा अपरिमेय संख्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि √23
√2, √3, √5, ये सब संख्याएं जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या कही जाती है। इसके अलावा जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब दशमलव प्रसार अगर हम करें तो ये ना तो कटे, पूरी कटे नहीं, और एक ही संख्या बार बार रिपीट ना करे, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो है वो इसी प्रकार के कई सारे आपको क्वेश्चन नजर आएंगे कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर कभी आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, इसके जस्ट विपरीत मान लेना है। हम यहाँ पर मानेंगे, माना √5 एक परिमेय है। अगर ये परिमेय है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अगर ये परिमेय होगा तो √5 इज इक्वल टू P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। √5 इज इक्वल टू P/Q, हम लोग ऐसा इसको लिख सकेंगे जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि P और Q में कुछ कटने वाला नहीं है। इसका साधारण मतलब हुआ कि P और Q जो है वो ये कटने वाला नहीं है, ये कटा करके बिल्कुल छोटा रूप में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो, और इधर कर देंगे P/Q का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा P/Q और दोनों के ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 5 और ये Q इसमें आकर के गुना हो जाएगा 5Q² और इधर हो जाएगा P²। अब आप यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि P² बराबर 5Q²। इसका मतलब ये है कि P जो है, ये जो संख्या है वो 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हो रहा है, अर्थात यहां पर इसको नहीं लिखना है, अर्थात P² 5 से विभाज्य है। इसीलिए P 5 से विभाज्य होगी। एक प्रमेय है, उस प्रमेय को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उस प्रमेय का कहना है कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से कट रहा हो तो वो संख्या भी उस संख्या से कटेगी। यानी अगर P² 5 से भाग लग रहा है पूरी तो P भी 5 से पूरी भाग लगेगा। ये एक प्रमेय है। तो यहाँ पर P² बराबर 5Q² अगर है तो इसका मतलब ये है कि 5 से ये पूरी भाग लग रहा है तो P भी 5 से पूरी भाग लगेगी। अब हम इसको अगले पेज पर भी ले जाकर के बनाएंगे। अब अगर ये P जो है वो 5 से पूरी भाग लग जाएगी तो हम लिख सकते हैं, अर्थात P बराबर हम कुछ भी लिख सकते हैं 5 के। अगर ये पूरी भाग लग जाएगी 5 से तो इसका मतलब कुछ तो आएगा 5 के। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हम किसको मानेंगे, इसको। यहां पर हम मानेंगे समीकरण 1। अब हम इस समीकरण 1 में जो है वो P का मान रखते हैं। ये हो जाएगा 5Q² और P के स्थान पर कर देंगे 5K²। तो हम इसको लिखेंगे 5Q² और इधर कर देंगे P के स्थान पर 5K का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5Q² और ये हो जाएगा 25K²। तो यहां से Q² बराबर हो जाएगा 25K² बटे 5, और फिर इसको अगर कटा देंगे तो Q² बराबर 5K²। इससे ये पता चल रहा है कि 5 से ये वाला भी विभाजित है, अर्थात Q² 5 से विभाज्य है। अगर Q² 5 से विभाज्य है तो Q भी, इसीलिए Q भी 5 से
विभाज्य है। अभी तुरंत हम आपको नियम बताए कि ये जो है अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, अर्थात इससे ये एक चीज पता चल रहा है कि पी और क्यू दोनों 5 से विभाज्य हो रहा है, अर्थात पी तथा क्यू दोनों 5 से विभाज्य है। जबकि हमने शुरू में ही कहा था कि इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है, जबकि यहां पर जो निकल करके आ रहा है वो 5 है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो माना था वो गलत माना था। इससे इसका जो है विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि 5 एक यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है। तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो कल्पना की थी वो गलत है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली कि √5 एक परिमेय है, अर्थात √5 एक अपरिमेय है, इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। अब इसी प्रकार का एक अन्य क्वेश्चन मैं बना करके दिखाता हूं, जो भले ही आपके इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन एक और मैं आपको बना करके दिखाता हूं इसी टाइप का। इसी प्रकार का एक अन्य क्वेश्चन हम लेते हैं जो अभी आपके चैप्टर में तो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा इसीलिए बना करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपकी जो परेशानी है वो खत्म हो जाए। मान लीजिए आपको कहेगा कि ये दर्शा दीजिए कि √3 जो है वो एक अपरिमेय है, ये आपको सिद्ध करना है। ये √3 जो है वो अपरिमेय है, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से मानेंगे। माना √3 एक परिमेय है, हम ये मान लेते हैं। अगर √3 एक हम परिमेय मानेंगे तो इसीलिए अगर √3 को हमने परिमेय माना तो √3 बराबर हो जाएगा P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो √3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इधर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो P²/Q²। क्रॉसिंग गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि P² जो है वो 3 से विभाजित है, अर्थात P² 3 से विभाज्य है। अतः 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाज्य है। P² अगर 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। तो हम P बराबर लिख सकते हैं 3K 3x कुछ भी, तो हम P बराबर 3K मानते हैं। P का मान समीकरण 1 में रखते हैं। P का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये वाला है, तो हम लिखेंगे 3Q² और यहाँ P के स्थान पर लिख देंगे 3K²। और यहाँ से अगर हम इसका इधर अगर करें तो Q² बराबर यहाँ 3 तिया 9K², और इधर का ये 3 आ जाएगा यहाँ डिवीजन में, तो Q² बराबर हो जाएगा 3K²। तो इससे ये पता चलता है कि Q² जो है वो भी 3 से विभाजित है, अर्थात Q² तथा Q दोनों 3 से विभाज्य है। और अगर दोनों 3 से विभाज्य है तो हमने जो शुरू में ये माना हुआ था कि 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका तो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है
इस तथ्य का विरोधाभास, विरोधाभास मतलब उल्टा, जो हमने सोचा था वो उससे जस्ट उल्टा प्राप्त हो रहा है। इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि 3 जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी 3 से जो है आप देख सकते हैं 3 से P भी विभाजित हो रहा है और 3 से Q भी विभाजित हो रहा है। ये उसे नहीं है, यहाँ पर हमने 3 लिखा है, ये 3 से Q भी विभाजित है और 3 से P भी विभाजित है। यानी हमने जो माना था उसका विरोधाभास उल्टा प्राप्त हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? यह हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है कि √3 एक परिमेय है। हमने इसको परिमेय माना था, इसीलिए ये गलत कल्पना के कारण से ऐसा हो रहा है। अर्थात √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से उसी प्रकार से, माना 3 + 2√5 एक परिमेय है। सबको आप ऐसे ही उल्टा मान करके बनाइएगा। माना 3 + 2√5 एक परिमेय है, अर्थात 3 + 2√5 बराबर P/Q होगा, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इधर केवल हम इधर जो है हम केवल 3 को उठा करके उस पार में ले जाएंगे। तो इधर बचेगा ये वाला और उधर हो जाएगा P/Q और -3/1। ये 3 को उधर ले जाएंगे तो वही 3/1। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि ये रहेगा √5 और इधर नीचे वाले का LCM लेंगे तो Q, और अगर इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे तो P-3, और ये 2 जो यहाँ पर है गुना में, इसको अगर यहाँ पर ले जाएंगे तो भागा में चल जाएगा, मतलब नीचे चल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हुआ परिमेय संख्या और ये हुआ अपरिमेय संख्या, ये हुआ अपरिमेय और ये हुआ परिमेय संख्या। अर्थात यहाँ √5 एक अपरिमेय है तथा P-3/2Q एक परिमेय है। ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर कैसे हो सकता है? ये वाला अपरिमेय संख्या है, ये वाला परिमेय संख्या, और दोनों यहाँ बीच में बराबर है, तो ये बराबर नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने 3 + 2√5 को गलत तरीके से गलत कल्पना कर परिमेय माना है। अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय है। ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, हमने इसको गलत कल्पना किया था, इसी वजह से यहाँ पर जो है
एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या बराबर हो रहा है, जो बराबर हो ही नहीं सकता। तो इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब 3 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर में जो है वो 3 रोमन है, इन तीनों रोमन्स को हम एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय है, अर्थात 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि उसका जरूरत नहीं पड़ने वाला है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉसिंग गुना करेंगे। तो Q बराबर √2P। अब यहाँ पर अगर हम करेंगे Q/P, इस P को इस पार में लेते आएंगे तो बचेगा ऐसे। अब आप सोचिए, ये वाला परिमेय संख्या और ये वाला अपरिमेय संख्या, हम लोग को पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और दोनों बराबर दिख रहा है, तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकता। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि Q/P एक परिमेय है तथा √2 एक अपरिमेय है, दोनों समान नहीं हो सकता, दोनों समान नहीं हो सकता। दोनों हमारी गलत कल्पनाओं के कारण, दोनों हमारी गलत कल्पना के कारण समान हो रहा है कि 1/√2 एक परिमेय है। हमने गलत कल्पना कर लिया है कि 1/√2 एक परिमेय है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय है। आप क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखिए, सब में एक समान ही है, इसी तरीके से आपको सारा क्वेश्चन बनाना है। अब हम इस क्वेश्चन को चलते हैं 7/7√5 इसको, तो हम फिर से मानेंगे, माना इतना एक परिमेय है। अगर इतना एक परिमेय है तो इसका मतलब अर्थात 7√5 इज इक्वल टू P/Q होगा। और अगर यहां से देखेंगे तो √5 बराबर ये 7 इधर आ जाएगा तो P/7Q। अब फिर से आप देख सकते हैं कि यहां एक अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, चूंकि √5 एक अपरिमेय है तथा P/7Q एक परिमेय है, दोनों समान नहीं हो सकता। यह हमारी गलत कल्पना के कारण समान हो रहा है कि 7√5 एक परिमेय है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय है। आपको उम्मीद करते हैं कि पूरी कम से कम अब समझ में आ रहा होगा। जब इतने सारे हमने क्वेश्चन को बना लिए हैं तो अब आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब इसी चैप्टर का जो है वो आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी का रोमन 3 नंबर है, जिसमें कहा गया है कि 6 + √2 एक अपरिमेय है। ये आप सत्यापित कीजिए। तो फिर से हम वही मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय है, अर्थात 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे,
√2 बराबर P/Q, और ये 6 को इधर ला करके माइनस में कर लेंगे, तो √2 बराबर P - 6/Q। तो अब फिर से आप देखिए, ये अपरिमेय और ये वाला परिमेय, दोनों समान हो ही नहीं सकता। तो अगर दोनों समान नहीं हो सकता तो फिर यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने गलत माना है कि वो वाला एक परिमेय है। तो पुनः लिखेंगे, चूंकि √2 एक अपरिमेय है तथा P - 6/Q एक परिमेय है, ये दोनों समान नहीं हो सकता। हमारी गलत अवधारणा के कारण ये समान हो रहा है। कि 6 + √2 एक परिमेय है। ये हमने गलत अवधारणा की है कि ये वाला एक परिमेय है, अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय है। तो इस प्रकार से जो है आप इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे 1.3 को, और 1.4 को। 1.4 को बनाने के पूर्व हम लोगों को थोड़ा देखना होगा कुछ चीज़ों के बारे में जो 1.4 में हमें काम आने वाली है। और एक ही टाइप का यहाँ पर क्वेश्चंस है, हमें सिर्फ एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आपने दशमलव प्रसार के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। दशमलव प्रसार यानी किसी भी संख्या को जब हम दशमलव में बदलते हैं तो वो दो प्रकार का आता है, एक शांत और दूसरा अशांत। शांत का मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लीजिए 2 से अगर हम 9 को भागा दे देंगे तो 2 चौके 8 बचा 1, दशमलव दिए 0 आया, 2 पंचे 10, यानी 4.5 आया और पूरा पूरी खत्म हो गया कट करके, यानी ये शांत हो गया। लेकिन कुछ ऐसा होता है जैसे अगर हम 3 से 10 को भागा देंगे तो 3 तिया 9, फिर बचा 1, दशमलव दिए, फिर 0 आया, फिर 3 तिया 9, फिर बचा 1, इस प्रकार से ये 3 3 3 3 आते रहेगा, तो ये हुआ अशांत। तो दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार का होगा, एक शांत और एक अशांत। और अशांत में भी दो प्रकार का हुआ। अशांत में दो प्रकार का क्या हुआ, जैसे एक ही संख्या बार बार आ रहा है तो इसको बोलेंगे आवर्ती, और जिसमें एक ही संख्या बार बार नहीं आएगा उसको बोलेंगे अनावर्ती। तो ये वाला जो होता है ये अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन ये दोनों जो है ये दोनों परिमेय संख्या होता है। तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? जिसका हर 2 और 5m इस रूप का होगा। यानी नीचे वाले का अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा केवल। तो जिसका नीचे वाला यानी हर का अगर हम गुणनखंड करेंगे उसमें केवल 2 और 5 आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और जिसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और आ जाए XYZ कुछ भी, तो उसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत में आवर्ती हो जाएगा, ठीक ना। और ये तो खैर P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, कि इसलिए इसके नीचे वाले के बारे में कुछ बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता। मतलब आप एक दो एग्जाम्पल से समझिए। अगर हम बोलेंगे 1/20 तो आप इसका गुणनखंड कीजिए, 2 गुना 2 गुना 5, केवल देख रहे हैं 2 और 5 आ रहा है, तो हम आंख मूंद करके बोल देंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। वहीं हम बोलेंगे 1/30, तो अब इसको देखिए 1/2 गुना 3 गुना 5, तो इसमें आप देख रहे हैं 2 और 5 के अलावे एगो और आ गया 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसमें केवल नीचे में उसका हर में जो है वो केवल 2 और 5 होता है, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई आ जाता है तो अशांत होता है। अब इसी के आधार पर आपको 1.4 को बनाना है। 1.4 में आप देख सकते हैं इसके नीचे वाले का गुणनखंड कीजिए तो आपको जो है वो केवल यहाँ पर 5 मिलेगा,
इसका मतलब ये है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका नीचे वाले का गुणनखंड कीजिएगा तो केवल 2 मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी शांत है। मतलब 2 और 5 मिले या फिर इन दोनों में से कोई एक मिले तो शांत, और इसके अलावे कोई मिले तो अशांत। इसका अगर आप अभाज्य गुणनखंडन करेंगे 455 का, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। 455 का अगर 5 से करेंगे तो 5 नाम 45, 5 एका 5, फिर अब की बार नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा 13, और फिर ये 13 से जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें 5, 7, 13 मतलब 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत। इसमें 1600 है, तो 1600 का देख लेते हैं क्या आता है। 1600 में मेरे ख्याल से 2 और 5 ही आना चाहिए। 2 से अगर देंगे तो 800, फिर 2 से देंगे तो 400, फिर 2 से देंगे तो 200, फिर 2 से देंगे तो 100, फिर 2 से देंगे तो 50, और फिर 2 से देंगे तो 25, और 25 का 5, यानी केवल इसमें 2 और 5 आएगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत। मतलब नीचे वाले का आपको गुणनखंड करके देख लेना है। इसमें आएगा केवल 7, तो इसीलिए ये हो जाएगा अशांत। जिसमें 2 और 5 आए केवल वो शांत, और जिसमें 2 और 5 नहीं आए, अन्य कोई आ जाए तो वो अशांत। इसमें तो गुणनखंड करके ही दिया हुआ है, ये तो और भी आसान है, गुणनखंड करके दिया हुआ है। इसमें केवल 2 और 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत। इसमें भी गुणनखंड करके दिया हुआ है, देखिए इसमें 2 और 5 के अलावे 7 है, तो इसका अशांत। अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5 आएगा, मतलब 2 और 5 के अतिरिक्त एक और आ गया 3, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। और अशांत जिसको बोलेंगे उसमें अशांत आवर्ती भी आप लिख दीजिए, क्योंकि ये सब आवर्ती भी होगा। जो अशांत है वो आवर्ती भी होगा, ये भी आवर्ती होगा। जितना भी अशांत लिखे सब में अशांत आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पूछा है शांत या फिर अशांत आवर्ती, इसीलिए। यहाँ पर अगर 50 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 5 गुना 5, तो आप देख सकते हैं 2 और 5 केवल आ रहा है, तो इस वैसी स्थिति में शांत। 210 का अगर हम करेंगे तो 2 गुना उसके बाद आ जाएगा, इसको 210 का कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 105, फिर 3 से करेंगे, 3 से अगर इसको करेंगे तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर देंगे 5 से, 5 सते 35, तो आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7 ये सब आ रहा है। मतलब 2 और 5 के अतिरिक्त ये सब आ रहा है, तो इसका इसीलिए इसका हो जाएगा अशांत आवर्ती। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 1 नंबर वाला शांत आया, 2 नंबर वाला शांत आया, 3 नंबर वाला अशांत आया, 4 नंबर वाला शांत आया, 5 नंबर वाला अशांत आवर्ती आया, 6 नंबर वाला शांत, 7 नंबर वाला अशांत, 8 नंबर वाला भी अशांत, 9 नंबर वाला शांत, और 10 नंबर वाला अशांत। तो इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ये इसीलिए बताया क्योंकि अगला जो हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, इसी में कहा गया है कि प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी जिन जिन का दशमलव प्रसार शांत है। जैसे मान लीजिए 13/31/25, तो 13/31/25 इसका दशमलव प्रसार अगर शांत है तो आपको इसका दशमलव प्रसार जो है वो लिख देना है। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दशमलव प्रसार को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को आप भाग दीजिएगा। तो नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जटिल कैलकुलेशन करना होगा। मतलब नीचे वाले से जब आप ऊपर वाले को भाग देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इसको भाग देते वक्त। तो आप जो है इतना मुश्किल से इसको भाग दीजिएगा, बड़ा बड़ा भागा आएगा। मैंने यहाँ पर इसको भाग करके रखा हुआ है, तो आप जो है आपको मैं सीधा सीधी आंसर बता देता हूँ। आप इसमें क्या कीजिएगा, 31/25 लिखिएगा, यहाँ 13 लिखिएगा, और इसको आप भाग देते जाइएगा, भाग दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.00416 इतना आएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है 17/8, इसमें थोड़ा सा आपको भाग देने में आसानी होगा, आप आराम से दे सकेंगे। 2.125 यानी 8 से नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देना है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 3 नंबर वाला जो है वो अशांत नहीं है, 3 वाला जो है वो शांत नहीं है, तो ये है 4 नंबर वाला जो है वो शांत है। यहाँ पर आप देखिए 4 नंबर वाला, 3 नंबर वाला जो अशांत है, 4 नंबर वाला ये वाला शांत है, तो इसको हम लिखेंगे 15/1600 को। तो 15/1600 इसको भी आप नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग दीजिएगा, तो 0.00937 आपका आंसर ये आएगा। इसी प्रकार से अब 6 नंबर में
जो 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 दिया हुआ है। तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, ये हो गया 8 और ये हो गया 5 25, 25 और 8 200। इसको गुना कर लीजिएगा, 2 को 3 बार और 5 को 2 बार, तो हो जाएगा 200। अब इसको आप भाग दे दीजिएगा, 0.115 आएगा। इसी प्रकार से और आपका जो क्वेश्चन होगा 8 नंबर में जो है वो 6/15। अगर 15 से आप 6 को भगा दीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.4 आएगा, 15 चौका 60। इसी प्रकार से 9 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 35/50। इसका भी अगर आप दशमलव प्रसार कीजिएगा तो 0.7 आएगा। तो इसी प्रकार से आप नीचे से ऊपर वाले को भाग दे करके इसका आप आंसर आराम से लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप जो है वो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, मतलब चैप्टर 1 का ये आखिरी क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q की रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। मैंने अभी तुरंत आपको बताया दशमलव प्रसार वाला में कि अनावर्ती, मतलब जिसका दशमलव प्रसार में एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है वो अपरिमेय संख्या होता है। बाकी जो कट जाए और जो रिपीट करे वो परिमेय संख्या होता है। तो अब इसी चीज़ का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये तो पूरा पूरी कट गया, मतलब परिमेय संख्या है, सीधी सी बात। यहाँ पर आप देखिए बार बार अलग अलग संख्या आ रही है, 120, 1200, 12,000, 12 लाख, इस प्रकार से एक बार बढ़ते जा रहा है। मतलब एक संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये वाला एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, खत्म तो नहीं हुआ लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये वाला जो है ये परिमेय संख्या है। और मैंने बताया था कि जो परिमेय संख्या कटने वाला होता है उसका हर क्या होता है, इसका हर 2n × 5m के रूप का होता है। इसका हर 2n × 5m के रूप का नहीं होता है, मतलब इसके अतिरिक्त कोई और होता है। इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक के हरों के बारे में ये सारी बातें कह सकते हैं। आप कह रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप क्या कहेंगे, तो इसका हर जो है वो इस रूप का होगा, इसका हर जो है वो इस रूप का नहीं होगा। मतलब जब हर का हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो ये इस रूप में आएगा और इसमें इस रूप में नहीं आएगा, और इसका तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो बटा के रूप में हम लिख ही नहीं सकते। तो फिर Q के बारे में क्या बोलें, ये अपरिमेय संख्या है, इसको P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते। अगर P/Q के रूप में लिख देंगे तब तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसीलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकेंगे, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन इन दोनों के बारे में हम यही कह सकेंगे कि इसका हर का अभाज्य गुणनखंडन इस रूप का होगा, इसके हर का अभाज्य गुणनखंडन इस रूप का नहीं होगा। आप यहाँ पर चाहें तो एक चीज़ लिख दीजिएगा, इसका हर का अभाज्य गुणनखंडन, और यहाँ पर भी आप लिख दीजिएगा इसके हर का अभाज्य गुणनखंडन 2n × 5m के रूप का होता है। तो इस प्रकार से आप पूरी चैप्टर 1 को बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको किस प्रकार से लगा ये पूरा का पूरा वीडियो, आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। और हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके समझ से थोड़ा सा बाहर ज़रूर होगा, खासकर 2q+1 इस प्रकार का जो क्वेश्चन था ये थोड़ा आपके समझ से बाहर ज़रूर होगा, जो आगे की कक्षाओं में आप समझ जाइएगा। अभी आप उसे याद करके और इस एग्ज़ाम को निकल जाएं। ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं पूरा का पूरा चैप्टर 1, इससे आसान आपको हर चैप्टर मिलेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा समझ से बाहर जरूर लग रहा होगा, लेकिन बाकी के जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें थोड़ा आपको क्वेश्चन जो है वो आसान और नॉर्मल मिलेगा।